हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बढ़िया। तो बेटा आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व चैप्टर 3 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जरा कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। बेटा अगर आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके क्रमशः असेंडिंग ऑर्डर में देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को अगर जज करना है तो शुरू से लास्ट तक देखें, बीच में कोई स्किप ना करें। और ज़रूरी बात यह है कि बेटा अगर आप 12th क्लास फिजिक्स को सिलेक्ट कर चुके हैं, मतलब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी से 12th कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखना होगा कि फिजिक्स के जो पेपर सेटर होता है, मतलब जो पेपर सेट किया जाता है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे मान लो वहाँ पर थ्योरी भी आनी है और डेरिवेशंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा रहता है ना। ऐसा नहीं है कि सारी डेफिनेशंस आ गई, सारी हमने व्याख्या याद कर ली, ओनली नियम वगैरह याद कर लिए, रट लिए और चले गए, ऐसा नहीं है बेटा। डेरिवेशन, डेफिनेशन, न्यूमेरिकल तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है, तो आपको तीनों चीज़ों पर अपनी पकड़ को मजबूत रखना है। और हाँ, एक जो बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है बेटा, वो ये है कि आपको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है, अपने दिमाग को तेज करना है। कोई भी बालक ये नहीं सोचे कि मुझे एग्जाम में पास होना है, मार्क्स अच्छे लाने इसलिए पढ़ना है, नहीं, आपको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है। अगर आपकी नॉलेज डेवलप हो जाएगी ना, तो पता नहीं कितने एग्जाम ऐसे करोगे ऐसे है ना, बिना टेंशन के। तो अपने ऊपर वर्क करें, अपनी क्वालिटी को बढ़ाएं। तो छोटे छोटे कागज़ के पीस हमें मिल जाते हैं, ये इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं जितना आपका माइंड वैल्यू रखता है। ओके, अपने माइंड पर वर्क करें, अपने आप को तेज बनाएं, सफलता आपके पीछे ऑटोमेटिक आएगी। पुराना घिसा पिटा डायलॉग है। तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, आप कवर करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है बेटा, कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस, यू नो वेरी वेल, पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक हमें गिवन है 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा। मैंने गिवन पहले से एडवांस में राइट कर लिया है, क्योंकि सवाल को लिखने में टाइम लगेगा, बेवजह वेस्टेज होगा इंक का भी। तो आप समझ जाएंगे कि हमारे पास दो टेम्परेचर है, T1 हमें गिवन है, T2 हमसे पूछा है, दो प्रतिरोध है, R1 हमें गिवन है, R2 भी गिवन है, और एक ताप गुणांक है ना, पदार्थ का ताप गुणांक है, वो हमें गिवन है। तो चलो हम इसे सॉल्व कर, T2 फाइंड करना है। तो T2 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, T2 - T1। फॉर्मूले पर फोकस करें, ज़्यादा में से कम को माइनस करना होता है। तो T2 - T1 यहाँ रहेगा R2 - R1। अब देखो R2 - R1, ये पीछे वाला R1 नीचे लाइट कर देना है R1, और साथ में गुणा किससे कर देनी है? अल्फा से। ये क्या? अल्फा ताप गुणांक। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले में हमको वैल्यू ऐड कर लेनी है मान रखने पर, पुट ऑन द वैल्यू, मान रखने पर, है ना। वैल्यू रखो, फटाफट कैलकुलेट करो, आंसर हमारा आ जाएगा। तो T2 हमें फाइंड करना बेटा। T1 हमारा क्या? T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, बराबर R2 हमारा 117 है, और R1 कितना? 100। फिर R1 अगेन 100 लिख देंगे, गुणा कर देंगे किससे? अल्फा से। अल्फा कितना हमारे पास? 1.70 × 10⁻⁴ जब हम सम्स को कैलकुलेशन करते हैं, सम सॉल्व करते हैं, तो यूनिट यानी कि मात्रक लिखने की कोई नीड नहीं होती है, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ। बस आपको याद रखना होता है ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या। सवाल कितना भी बड़ा हो बेटा, उसके अंदर से गिवन वैल्यूज़ को निकाल कर रख लो, और आराम से एक फॉर्मूला याद रखो, वो तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे सम्स ईजी हो जाते हैं। फिर चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। T2 - 27 इज इक्वल टू कितने बचेंगे? 117 में से 100 गए, 17 बचे, बटे में कितना है? 100। चलो पहले लिख लेते हैं 1.70। आया ट्रैक्टर। बेटा सराउंडिंग जो आवाज़ होती है इन पर फोकस ना करें, क्योंकि मेरा घर जो है थोड़ा सा हाईवे पर आ रहा है, मतलब रोड पर आ रहा है, रोड पर, हाईवे तो नहीं कहेंगे इसे, तो वहाँ से ट्रैफिक चलता रहता है। आएगा, अपना टाइम आएगा, फिलहाल कवर करें आप। तो देखो 10 की घात 4 माइनस की है, और ये 2 0 प्लस के हैं ना। ये 10 की घात -4 का मीन्स ये होगा बेटे, क्या होगा? 0.0001 है ना, इस तरह से। मतलब एक के आगे कितने 0? 3 0, फिर पॉइंट लगा है। तो पॉइंट कब लगा होगा? 1 2 3 4 डिजिट से पहले, तो माइनस की पावर आती है ना। अब प्लस में यहाँ 2 0 है, तो हम इसे 10 की घात 2 लिख सकते हैं प्लस में, क्योंकि पॉइंट यहाँ पीछे लगा सकते हैं, है ना। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, आपको शायद पता भी होगा। तो ये 10 की घात 2 लिख सकते हैं। 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग है, या कह लो ऐसे समझ लो इसको, ये माइनस के 4 0 हैं और ये 2 0 हैं, तो 4 0 में से 2 0 घटाओ बेटे, कितने बचेंगे? माइनस के 2 0 बचेंगे। इनफ, ऐसे समझ करके चले इसको, फिर ईजी रहेगा ना सम सॉल्व करना। अब ये 10 की घात -2 ऊपर क्या में आ जाएगा? यस, प्लस में आ जाएगा। नीचे की घात ऊपर प्लस में आ जाती है, अगर माइनस में गिवन है तो।
अब हमें क्या करना है, पॉइंट को रिड्यूस करना है। तो पॉइंट को काटने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ऊपर 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है। और आप चाहें तो इस जीरो को हटा सकते हैं, क्योंकि बेटा पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं है, तो आप पॉइंट को हटा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट को आप कट करके क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो, अगर पॉइंट आपको दिक्कत देता है तब, अदरवाइज डायरेक्टली भी आप इसको कट कर सकते हैं। तो चलो हम तो ऐसे ही करेंगे भाई, इसे 170 लिख देंगे और नीचे 17 लिख देंगे। मतलब हमने पॉइंट को काटा, यहाँ से काट के देखो पॉइंट को काटा और यहाँ 0 ले लिया, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है इसलिए 1 0, 2 अंक होंगे 2 0, 3 अंक होंगे 3 0। अब 17 से 17 को काट देंगे एक बार में, 10 आ गया। तो ये हमारा रहेगा T2 माइनस 27 बराबर कितना बेटा, 20 गुणा, सॉरी 20 नहीं है यार, ये तो 10 है, 10 गुणा 10 की घात, अरे 2 गुणा नहीं सर, 10 गुणा 10 की घात 2। इधर आ जाओ, T2 माइनस 27 कितना हो गया बेटा, ये हो गया, देखो 10 ढाई 100 होता है, 100 की गुणा 10 से करो कितना हो गया, 1000। हाँ जी सर 1000 हो गया। अब 1000 ये हो गया और ये 27 माइनस का इधर जाएगा प्लस में, तो T2 बराबर हो जाएगा 1000 प्लस 27, 27 को जोड़ दो बेटे 1000 में, तो T2 आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा टेम्परेचर 2 निकल कर आ गया है। तो इस तरह से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हो बहुत ईजी, कम समय में, है ना। आई होप समझ में आएगा। राइट करो, नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। अब ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप कवर करें। इसमें लिखा 15 मीटर लंबे तार, 15 मीटर लंबे तार एवं 6.0 गुणा 10 की घात माइनस 7 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले। तार की जो लंबाई है 15 मीटर है और उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 6.0 गुणा 10 की घात माइनस 7 वर्ग मीटर है। उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो उपक्षणीय हो रही है, मतलब ऊपर की ओर हो रही है। इसका प्रतिरोध 5 ओम पाया गया। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। ठीक है, समझ आया नहीं आया, चलो यहाँ समझ लो, इधर समझ लो बेटा। मैंने गिवन लिखा है तार की जो लंबाई है वो 15 मीटर है, तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, लंबाई को लेंथ कहते हैं, इसलिए एल से दर्शाया है, और क्षेत्रफल को एरिया ए से दर्शा लेंगे, एरिया है क्षेत्रफल है, और प्रतिरोध को आर से, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है ना। अब आपको ये समझना है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। बेटा देखो, जैसे मान लो एक तार है, ये एक तार है, क्या है बनाए सही से, ये एक तार है और इस तार की लंबाई सपोज करो क्या है, एल है। तार की लंबाई क्या है, एल है। अब इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा ये कटा हुआ स्थान, ये वाला या ये वाला, जो भी एक वजह से मान लो ये वायर और मैं इसे काट दूँ, काट कर ये जो सतह निकलेगी, जितना भी एरिया होगा इस सतह का, इसे कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रवाहित हो रही है धारा नीचे से ऊपर की ओर, उपेक्षणीय, जिससे इसके अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है वो इतना हो रहा है 5 ओम। अब हमें इस तार की क्या निकालनी है, प्रतिरोधकता निकालनी है, सिंपल। ठीक है, बस आपको क्या करना है, गिवन राइट कर लेना और फिर एक फॉर्मूला लेना और सॉल्व। तो हमें फॉर्मूला लेना है रो, इसे रो से दर्शाते हैं, प्रतिरोधकता को किस दर्शाते हैं, रो से। बेटा ये है प्रतिरोधकता और ये है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, है ना। हिंदी में लिखने में टाइम लगता है, इसलिए इनके सिंबल बनाए जाते हैं ताकि ये इजीली कम समय में जल्दी से हो जाए। ये होता है हमारा क्षेत्रफल, हमारा नहीं, ये क्षेत्रफल किसका है, तार के अनुप्रस्थ काट का, और यह है तार की लंबाई, लेंथ ना, सिंपल। अब हमें प्रतिरोधकता फाइंड करनी है, फॉर्मूला ले लेंगे रो बराबर आर ए अपॉन एल। आप इस फॉर्मूले को एज अ ट्रिक याद रख सकते हैं ना। देखो जैसे इस रो को समझो, ये पी जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसे पी समझकर आर ए अपॉन एल यानी कि पराल हो जाएगा एक तरह से, पराल पराल। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके इस तरह के सम्स को ईजिली कुछ ही समय में, 1 मिनट से भी पहले आप सोल्व कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तब। तो रो बराबर देखो मान रख लेंगे, आर का मान कितना है 5 और एरिया कितना है 6 गुणा 10 टू द पावर -7। देखो यहाँ पॉइंट के बाद 0 को लगाने की नीड नहीं होती है आप कैलकुलेशन में, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू खत्म, अपॉन 50, है ना। देखो बटे में एल का मान क्या लगा दिया 15, एल का मान 15। अब बस फटाफट सॉल्व कर दो, 5 छंग 30, 10 की घात -7 बटे में क्या 15, 15 से काट दो 30 को, 15 दूनी 30। तो रो बराबर आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -7। मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा बेटा ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर। मात्रक फाइंड करना बिल्कुल इजी होता है। देखो बेटा फॉर्मूला ये आर, आर का मात्रक क्या है, आर का मात्रक है ओम, तो ओम लिखो। ए एरिया, एरिया का मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर, तो मीटर 2 टाइम है, अपॉन एल, एल का मात्रक क्या है मीटर, मीटर से मीटर कट गया, क्या बचा ओम मीटर, तो प्रतिरोधकता का मात्रक होगा ओम मीटर। इतना छोटा सा, इतना ईजी सम है ना। आई होप समझ में आया होगा। इसे जल्दी से राइट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो देखो बेटा हमारा नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है, मैं पढ़ देता हूँ, सुने जरा ध्यान से। इसमें लिखा है सिल्वर के किसी तार का, मतलब चांदी के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.1 ओम है ना।
और उसके बाद लिखा है 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2.7 ओम है, सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। क्लियर, समझ आया नहीं आया? यहाँ आएगा बेटा समझ में। तो सिल्वर के तार का जो फर्स्ट टेम्परेचर है वो कितना है, 27.5 डिग्री सेल्सियस है T1, जिस पर रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध एक्टिवेट हो रहा है कितना, 2.1 ओम, 2.1 ओम। फिर दिया है कि अगर इसका टेम्परेचर T2 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो इतना है 2.7 ओम। अब इस तार का ताप गुणांक पूछा है, बस कर दें सॉल्व। फॉर्मूला हमें आता है, देखो हम फॉर्मूला जानते हैं इस तरह से, फॉर्मूले का क्रम हमें पता है, फॉर्मूला हमें ऐसे राइट करना होता है, T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 बटे में अगेन पीछे वाला R1 और गुणा में क्या है, अल्फा। अब चूंकि हमें अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा को इधर ले आएंगे और इसे इधर ले आएंगे, इनके प्लेस को एक्सचेंज कर देंगे। और वैसे भी बट्टे की संख्या गुणा में आती है, गुणा की संख्या बट्टे में जाती है। तो अल्फा को इधर ले आते हैं, R2 माइनस R1 को लिख देते हैं, बटे में R1 है, और बेटा गुणा में क्या आ जाएगा, ये T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 को आप ब्रैकेट में यूज़ कर लेंगे, वैल्यू ऐड कर लेंगे मान रखने पर। अब यहाँ हम वैल्यू ऐड कर लेते हैं, मान रख लेते हैं, तो फटाफट से इसे भी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। अल्फा बराबर R2 की वैल्यू कितनी है, 2.7 है, लिख दिया 2.7, माइनस R1 कितना है, 2.1 अपॉन अगेन 2.1 R1 की वैल्यू, फिर ब्रैकेट में T2 कितना बेटा 100 डिग्री सेल्सियस है, और T1 कितना 27.5 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, चलिए अब हम क्या करना है, इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, ओनली कर लेते हैं। तो अल्फा बराबर देखो 7 में से 1 गया तो बचे 6 पॉइंट, 2 में से 2 गया 0, बटे में 2.1, और यहाँ घटा देते हैं, चलो इसको बेटे इसे इसमें से घटाने के लिए देखो क्या करना होता है, ध्यान से समझो। 100 के बाद पॉइंट लेके 0 ले लो, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, 27.5 ले लो। अब घटाओ यहाँ से, 10 में से 5 के 5 बचेंगे, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेंगे, 72.5 आ जाएगा, 72.5। क्लियर, अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉइंट से पॉइंट को रिड्यूस कर देना है, पॉइंट से पॉइंट को रिड्यूस कर देना है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है वो बराबर हैं। तो पॉइंट से पॉइंट गया, क्या बचा, अल्फा बराबर 6 बटे में कितना 21, और बेटा गुणा में क्या आ गया हमारा 72.5, ब्रैकेट हट्टा गुणा आ जाती है। अब इसे आप चाहो तो रिड्यूस कर सकते हो ना, 3 से काट सकते हो उसे, जैसे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो ऊपर रह गया 2, नीचे इसकी गुणा कर लो इधर, 7 पंजे 35, हासिल कितने लगे 3, 7 दूनी 14, 3 17, हासिल लगा 1, 7 7 49 और 1 50। अब आप पॉइंट काट के क्या ले सकते हैं, ऊपर 0 ले सकते हैं। तो अल्फा बराबर ऊपर हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा 5075, क्योंकि पॉइंट कट गया और क्या आ गया, ऊपर 0 आ गया। ठीक है, पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए एक 0 लगा दिया। अब इसे आप चाहें तो 5 से रिड्यूस कर लें थोड़ा, 5 चौक 20, 5 ही कम 5 या 5 दाएँ 50 कह लो, 5 ही कम 5, 2 बचा, 5 पंजे 25। हमारे पास वैल्यू क्या बची है, 4/1015। अब नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को किया जाता है डिवाइड, भाग, तो कर लेते हैं। 1015 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 4 तो आएगा नहीं, तो हम कहेंगे 0.0 ले लेंगे, कम है, 1 0 लेंगे इधर 0 आएगा, अब भी कम है, 1 0 लेंगे इधर भी 0 आएगा। ठीक है, अब इसे 3 टाइम में डिवाइड कर लेते हैं, 3 पंजे 15, 3 ही कम 3 और 1 6, 3 0 0, 3 ही कम 3, घटा देंगे। 10 में से 5 गए 5 बचेगा, यहाँ रह गया 9, 9 में से 6 जाएंगे तो कितना 3 बचेगा, और यहाँ रह गया कितना रह गया यहाँ पर, 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचेगा। चेक कर लो एक बार फिर, यस राइट है, 0 ले लेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, 9 से करेंगे, 9 पंजे 45, हासिल लगे 4, 9 ही कम 9 4 13, हासिल लगा 1 1 ऐसे आ जाएगा और 9 ही कम 9, राइट है। बस इतना रह देंगे, ज़्यादा करने की कोई नीड नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर हमारा आ जाएगा 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, बहुत ईजी सम है ना। चलो राइट करो, इसे नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल सॉल्व करेंगे, पढ़ देता हूँ, सुनिए ध्यान से। तो 8वें सवाल में कहा गया है निक्रोम का एक तापन अवयव है। निक्रोम का एक तापन अवयव, निक्रोम क्या होता है, एक मिश्र धातु होती है जिसमें आयरन, कोबाल्ट और निकेल का मिश्रण होता है। ठीक है, और इसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम किसके लिए, प्रेस में करते हैं और हीटर में भी करते हैं ना। मतलब अगर हमें ज़्यादा टेम्परेचर लेना है, ज़्यादा ताप लेना है किसी परिपथ से, तो हम निक्रोम का तार यूज़ करेंगे। क्लियर, चलो पढ़ देते हैं। तो निक्रोम का एक तापन अवयव है जो 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाती है। यदि कमरे का ताप 27.0 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा। दिए गए ताप परिसर में निक्रोम का औसत प्रतिरोध का ताप गुणांक 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स है। करें सॉल्व, ठीक।
देखो बेटा, तो हमें क्या करना है, वैल्यू को राइट कर लेना फटाफट। किसी भी सवाल, कितना बड़ा सवाल हो, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, समझने की कोशिश करनी है, समझ में आ रहा है ठीक नहीं आ रहा, वैल्यू राइट कर दो फटाफट ऐसे आ जाएगा ना समझ में, ज़्यादा टफ नहीं होता। जब आप इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना, सॉरी न्यूमेरिकल तो चल रहे हैं, जब आप इसके डेरिवेशंस करेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा। फिलहाल समझ भी लिया होगा आपने शायद। तो फिलहाल हम तो बात कर रहे हैं भाई सवालों की। तो सवाल में हमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिख लेना है। तो देखो गिवन किस तरह से लिखा है मैंने, सवाल में हमें विभव दे रखा है, विभव है 230 वोल्ट, प्रारंभिक विद्युत धारा दे रखी है I1 से दर्शाया 3.2 एम्पियर, स्थायी धारा दे रखी है 2.8 एम्पियर, टेम्परेचर दे रखा कमरे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, ताप गुणांक हमें गिवन है 1.70 × 10⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और हमसे T2 पूछा है ना, ताप सेकंड ताप पूछा है जब धारा कितनी हो गई है, 2.8 हो गई है। T2 मतलब हाँ सॉरी तार का तापन अभी पूछा गया, तो तार का ताप पूछा है कितना होगा T2, कमरे का ताप हमें गिवन है। करें सॉल्व, यस फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, फॉर्मूला लगाते हैं T2 - T1 बराबर R2 - R1 बटे में अगेन R1 और गुणा में अल्फा। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे सवाल में। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए देखो हमारे पास R1 R2 के मान नहीं है। अगर R1 R2 के मान नहीं है तो पहले हमें R1 R2 के मान फाइंड करने होंगे। तो मैं राइट कर लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड R1 एंड R2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, R1 और R2 को फाइंड करना है, उसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू ऐड कर देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो R1 R2 फाइंड करने के लिए ओम्स लॉ का उपयोग कर लेते हैं, ओम का नियम। R1 फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लेंगे V/I1, R1 निकालने के लिए V/I1। V हमारे पास कितना है 230 वोल्ट है, और I1 हमारे पास कितना बेटा 3.2। अब 3.2 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले पॉइंट को कट करके ऊपर क्या ले लेंगे, एक 0, तो ये 2300 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 32। देखो पॉइंट कट गया, पॉइंट के बाद 0 लगा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है इसलिए एक 0 ले लिया। क्लियर, समझ लेंगे इस बात। अब 32 से इसको करेंगे डिवाइड चलो यहाँ कर लेते हैं। 32 से कर लो या थोड़ा रिड्यूस करके कर लो, एज यू विश, आप चाहो तो रिड्यूस भी कर सकते हो इसे इस तरह से। चलो पहले रिड्यूस करना सिखा दूँ। रिड्यूस कैसे करोगे, 2 के टेबल में आता है ना, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 0 ऐसे आ गया, 2 1 = 2, 6 = 12। मतलब 2 क्या करेगा, हाफ कर देता है नंबर्स को। तो हमारा जो R1 हो जाएगा वो 1150 बटे में 16 हो जाएगा। आप चाहें तो फिर 2 से काट सकते हैं, है ना, 2 से चाहें तो फिर अगेन काट सकते हैं। देखो 2 पंजे 10, कितना बचा, 1 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। तो अब कितना आया, अब हमारे पास R1 बचा कितना, 575 बटे में 8। अब आप डिवाइड कर सकते हैं आराम से। 8 से किसको डिवाइड करना है, 575 को डिवाइड करना है। चलो कर लेते हैं, 8 सत्ते 56, कितना बचा, 1 5 उतार लिया, 8 ही कम 8, कितना बचा बेटा 7 बचा। पॉइंट लगा के ले लेंगे 0, तो 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, कितना बचेगा बेटा, ऐसे घटा करके 6 बचेगा, 0 ले लेंगे, और 8 अट्ठे 64, फिर 8 सत्ते 56 आएगा, फिर क्या ले लेंगे, 4 बचेगा, 0 ले लेंगे, 8 पंजे 40, ख़त्म। कितना आ गया 71.875, डिलीट करूँ इसे। तो हमारा R1 आ गया 71 कितना था भाई, यस 875 मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो ये R1 आ गया। चेक करते हैं फ्रेम में आ रहा है, नहीं कट नहीं गया, बस आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा R1 हो गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें निकालना R2। तो आप समझ गए होंगे R2 निकालने के लिए क्या करेंगे, यस R2 निकालने के लिए फॉर्मूला ले लेंगे V/I2। तो V की वैल्यू तो गिवन है हमें 230 और I2 की वैल्यू भी तो गिवन है 2.8। पॉइंट कटेगा 0 ले लेंगे, ऊपर हो जाएगा 2300, नीचे हो जाएगा 28। आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, 4 से काट लेते हैं डायरेक्ट, इस बार 4 से डायरेक्ट कट जाएगा। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया, कितने हो गए 30, 4 सत्ते 28, कितना बचा 2 20 हो गया, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा, अरे डाउन चलता है यार, इसे हटा दो यहाँ से। अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचा R2 बराबर 575/7। अब 7 से देखो डिवाइड आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना कटे, लेकिन वो डिवाइडेशन थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं ताकि डिवाइडेशन ईजीली हो जाए। छोटे छोटे पहाड़े तो सबको ही आते हैं भाई। देखो 7 अट्ठे 56, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, कितना बचा 1,
पॉइंट लगा के 0 ले लिया, 7 ही कम 7, कितना बचा 3, 0 ले लिया, 7 चौक 28, 7 चौक 28 राइट है, कितना बचा 2, 0 ले लिया, तो 7 दूनी 14, कितना बचा बेटा 6, 0 ले लिया, 7 अट्ठे 56, क्लियर, इतना रहना तो ज़्यादा दूर जाने की नीड नहीं है। तो R2 बराबर हमारा कितना आ गया 82.1428। अब बेटा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो 8 है 1 प्लस हो जाता है पीछे, है ना, कोई भी नंबर अगर 5 से अबव है तो अपने पिछले नंबर में 1 प्लस हो जाता है। तो ये 8 जो है 1 बन के जुड़ जाएगा 2 में, तो कितना हो जाएगा 143 कुछ होता है क्या तो R2 की वैल्यू समझ गए नलायक सारे के सारे। तो R2 हमारा कितना आ गया 82.143, 143 ओम। अब हमें R2 R1 मिल चुके हैं, अब हम अपने फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और वैल्यू ऐड कर देंगे। नाउ चलो यहीं कर लेते हैं। नाउ फॉर्मूला लिख लेते हैं T2 माइनस T1 बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 अगेन, और गुणा में क्या है अल्फ़ा। ठीक है, चलो वैल्यू ऐड कर लेते हैं इसमें। तो बेटा T2 तो हमें फाइंड करना है, T2 को ऐसे राइट कर देंगे। T1 हमें गिवन है, कितना है T1 27 डिग्री सेल्सियस, 27 लिख देंगे। R2 हमारा आया कितना 82.143 माइनस R1 हमें कितना मिल चुका है, R1 हमने फाइंड कर लिया, देखो इधर 71.875 बटे में R1 फिर अगेन ये लगा देंगे 71.875 और गुणा में क्या है ताप गुणांक, कितना है ताप गुणांक 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4। बेटा देखो पॉइंट, देखो यहाँ पॉइंट के बाद 7 है फिर 0 है, तो 0 की तो वैल्यू खत्म हो गई, तो हमने 0 लगाया ही भी नहीं। अब आपको ये बात याद रखनी है कि पॉइंट के पीछे जो हम नंबर्स पढ़ते हैं वो एक एक करके पढ़े जाते हैं। जैसे 82.143, इसे कोई भी बालक 143 नहीं पढ़ेगा, है ना, पॉइंट के बाद नंबर को एक एक करके पढ़ा जाता है, याद रखेंगे इस बात को। चलो अब कैलकुलेट करना है हमें, बस कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। T2 माइनस 27 बराबर घटाएंगे, देखो कैसे, 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो 13 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा 8, कितना बचेगा बच्चा 8 बचेगा। ओके, यहाँ कितना रह गया 3, तो 3 में से 7 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे बेटा यहाँ से इधर को ले लो, 3 एक को इधर है, 13 हो गया, 13 में से 7 के कितने बचे 6, 13 में से 7 के 6 बचे। अब यहाँ रहा 0, तो 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 ले लो, 10 में से 8 गए 2 बचा, पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया 81 में से 71 गया, तो कितना बचा 10, तो ये तो हो गया ऊपर माइनस। नीचे क्या करना है, नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई देख लेते हैं, ज़रा इधर कर लेते हैं। यहाँ बड़ा ट्रैफिक है, बाहर की आवाज़ पे ध्यान ना दे कोई भी बालक। 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 50 और 2 52, हासिल लगे 5, 7 अट्ठे 56, 5 61, हासिल लगे 6, 7 ही कम 7 6 13, हासिल लगा 1, 7 सत्ते 49 और 1 50। एक बार में सेम, 1 पंजे 5, सत्ते 7, अट्ठे 8, कम ही कम सत्ते 7, 5 जोड़ देंगे 5, ये 7 8 और 3 11, 2 7 5 12। पॉइंट कितने के बाद आ रहा है, 3 के बाद ही और 1 के बाद ही, 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद पॉइंट आ गया ये। तो हमारा जो गुणनफल आया वो आया 122.1875। और बेटा 10 की घात 4 भी है नीचे माइनस में, 10 की घात -4। क्लियर, इसे डिलीट कर देते हैं, आगे करते हैं। आगे क्या करना है, आगे हमें घातों को ऊपर लेकर जाना है बेटा, है ना। ये 10 की घात 4 ऊपर जाएगी, तो 10.6268, 10 की घात 4 ऊपर प्लस में आएगा ना, यस। नीचे कितना है 122.1875। अब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के कई सारे मेथड है, या तो पॉइंट से पॉइंट को फिनिश कर लो, या फिर पॉइंट को आगे ले आओ, इसे थोड़ा छोटा कर लो, कैसे भी कर लो आप, कर लेना इसको डिवाइड, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो कैलकुलेशन में तो आप आराम से सुकून से टाइप कर सकते हैं कमेंट में, जिसे दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन सिखा देंगे इजीली, है ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस कहने का मतलब ये है। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 0.0840, और 10 टू दी पावर कितनी है 4। अब देखो अगर हम 4 घातों को यूज़ कर लें, मतलब 4 0 को यूज़ कर लें, तो पॉइंट 1 2 3 4 अंक आगे आ जाएगा। पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा 4 अंक आगे, यानी कि ख़त्म हो जाएगा एक तरह से। पॉइंट यहाँ से कूदेगा 1 2 3 4 अंक आगे कूदेगा, यहाँ आ जाएगा। और जब आप यहाँ पॉइंट लिखोगे ऐसे, तो क्या इसकी वैल्यू है, नहीं है सर,
ठीक है। क्यों आया पॉइंट 4 अंक आगे? क्योंकि हमारे पास 4 जीरो है, 4 जीरो का यूज़ करके हमने पॉइंट आगे ले आए, गुणा कर ली इससे गुणा। अब ये 27 इधर जाएगा काय में? प्लस में। 27 इधर आ गया प्लस में, क्योंकि माइनस की संख्या इक्वल के बाद प्लस में जाती है, बराबर के बाद। अब प्लस की होगी तो माइनस में जाएगी, यू नो, यस। इसे जोड़ दो, कितना हो गया बेटा? 7 का 7, 4 और 2 6 और 8 का, तो ये 867 डिग्री सेल्सियस हमारा ताप निकल कर आया है। किसके तार का? शायद चांदी का तार है, जो भी तार है, निक्रोम का तार है, पता नहीं, जो भी तार है उसका टेम्परेचर हमारा निकल के आ गया है। आई होप सम ईजी है ना, ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है टफ पड़ेगी आपको, बाकी ईजी है सम। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट से सम करेंगे हम। अभी हमारा कौन सा सम हुआ? 8। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है, किरचॉफ का लॉ लगाकर धाराएं फाइंड करनी है। तो उस वाले एपिसोड को तो जरूर देखना है आपको, एग्जाम में उसके बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और भी सम्स आपको करते रहना है ना, जो भी इंपॉर्टेंट सम आएगा मैं उस पर अलग से टिक मार दूंगा कि हाँ बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो इसे। तो रटना नहीं होता है, समझना होता है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।